पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक असासों की अथॉरिटी के हवाले से बड़ा फैसला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर अपॉइंट कर दिया है। इसका क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों से है। न्यूक्लियर असासे जिसको आप स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी कह सकते हैं, जो हम वीडियो में ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों टर्म्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर असासे या फिर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या नई चीज हुई है और इससे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो पूरा स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो न्यूक्लियर असासों को देखती है, उसमें कोई चेंज आया है या ये एक मामूली डेवलपमेंट है, रूटीन की कार्रवाई है। हम देखेंगे 27th अमेंडमेंट की रोशनी में होने वाली कुछ चेंजेस और इसमें आर्मी स्ट्रक्चर में तब्दीली, और एक बार फिर रिकॉल करेंगे कि क्या चेंजेस हुई थी और इस चेंज का क्या मतलब है। आइए जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और अब वो पाकिस्तान की एक पूरी कमांड के कमांडर होंगे और उस कमांड का नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का वजूद 27वीं अमेंडमेंट के बाद सामने आया, जिसमें बड़ी हद तक ये तयन किया गया है कि ये जो कमांड है ये आर्मी चीफ के अंडर होगी, मतलब आर्म फोर्सेस का ही एक हिस्सा बना दिया गया है। और हमने आज से तकरीबन 8 माह पहले देखा था इस पूरी अमेंडमेंट को डिस्कस करते हुए कि इस नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो कमांडर होगा वो आर्मी चीफ के मशवरे पर लगाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। यानी मेजर चेंज क्या आई थी कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड अब मिलिट्री के अंडर ही एक कमांड बन गई है जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को मैनेज करती है। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले क्या तरीकाकार था। इससे पहले के तरीकाकार की बात करें तो पाकिस्तान में है एक नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA, जो पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर फैसले करती है, यानी स्ट्रेटेजिक असासों से मुतालिक। उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी मुंतखब हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और वो इस अपेक्स कमेटी को लीड करता है, नेशनल कमांड अथॉरिटी को, जिसमें कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इसके अलावा दूसरे सर्विसेज चीफ होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ISI का भी इसमें एक एडवाइजरी का रोल है। यानी ISI का जो चीफ है वो भी इस नेशनल कमांड अथॉरिटी का पार्ट है और इसका एक लिंक भी है पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उससे, और काफी हद तक सिमिलर मेंबर्स हैं इन दो टॉप बॉडीज के अंदर। नेशनल कमांड अथॉरिटी जो कि न्यूक्लियर को देखती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बड़े फैसले करती है। और अल्टीमेट हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो 27वीं अमेंडमेंट से पहले क्या था कि न्यूक्लियर असासों के हवाले से जो ऑपरेशनल फैसले हैं उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के बाद होती थी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, जो पोस्ट इस तरमीम के साथ खत्म कर दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो लास्ट पाकिस्तान के कमांडर थे साहिर शमशाद मिर्जा, और इस पोस्ट को इसलिए अबॉलिश किया गया कि बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की अहमियत काफी हद तक सेरेमोनियल हो चुकी है और यह ओहदा मुंतकिल किया जाएगा CDF को। CDF की नई पोस्ट निकाली गई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, और वो बंदा कौन होगा? वो आर्मी से होगा, ये भी उसमें मेंशन कर दिया गया। अब उसके पीछे भी क्या लॉजिक थी कि पाकिस्तान में चूंकि आर्म फोर्सेस की तादाद ज्यादा है, यानी कि जो लैंड बेस्ड फोर्सेस हैं उनकी अहमियत भी बढ़ जाती है, लिहाजा CDF भी आर्मी चीफ होगा, ना कि एयर चीफ या फिर नेवल चीफ। हालांकि हम बाकी दुनिया में देखते हैं, स्पेशली अमेरिका की बात करें तो वहां पे नेवी बहुत तगड़ी है, तो वहां पर जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है वो नेवी से भी आ जाता है, आर्मी से भी आ जाता है। लेकिन चूंकि वहां नेवी ज्यादा तगड़ी है, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसीलिए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अक्सर नेवी से भी आ जाता है। और अमेरिका में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा बहुत पावरफुल है, मिलिट्री की टॉप पोजीशन है। यानी इससे पहले पाकिस्तान में भी थी लेकिन वो सिर्फ सिंबॉलिक ही रह गई थी। असल तो आपको पता है पाकिस्तान में भी अहमियत आर्मी चीफ की ही हुआ करती थी, तो उसको पाकिस्तान ने फॉर्मलाइज कर दी है, यानी उसको कानूनी शक्ल दे दी है, तहरीरी शक्ल दे दी है कि यार हमारे ज़हनों में तो था ना कि आर्मी चीफ ही पावरफुल होता है, तो उसको ही असल पावर भी उसके पास ही होनी चाहिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म कर दो, जबकि अमेरिका में ये ओहदा पूरी पावर के साथ काम करता है और आर्मी चीफ उसके अंडर होता है। पाकिस्तान में भी यही था लेकिन ऑन पेपर था, और इसलिए ऑन पेपर भी उसको अब ये शक्ल दे दी गई है कि CDF की नई पोस्ट निकालो, और CDF भी कौन होगा? आर्मी चीफ।
और अगेन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में लैंड बेस्ड फोर्सेस की तादाद ज़्यादा है और वही डिसीजन मेकिंग भी करते हैं और पाकिस्तान की पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी वही हैं। तो जो करंट आर्मी चीफ थे यानी आसिम मुनीर साहब, उनको सीडीएफ का दर्जा मिल गया और उसमें फिर ये भी क्लॉज थी कि जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होगी वो अब सीडीएफ के अंडर होगी और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का जो कमांडर होगा वो आर्मी चीफ की मर्जी से लगेगा। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ही लगाएगा, लेकिन चूंकि वो आर्मी का हिस्सा बन चुकी है, एक कमांड की शक्ल दे दी है, तो वो अब आर्मी चीफ यानी सीडीएफ के अंडर होगा। अब यहां पर आपके ज़हन में सवाल आ रहे होंगे कि जो पहले से ही एक पावरफुल बॉडी मौजूद है, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि मुशर्रफ ने बनाई थी, जो पहले बड़े अरसे से काम चल रहा था उस पर और मुशर्रफ ने उसको प्रॉपर एक शक्ल दी थी। उस वक्त वो ऑब्वियसली पावरफुल पोस्ट पे थे, प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, तो उसमें उन्होंने अपने आप को हेड लगाया। जब पीपल पार्टी की हुकूमत आती है तकरीबन 8-9 साल बाद, उन्होंने वापस जो सारी पावर थी वो काबीना को दे दी, पार्लियामेंट को दे दी, यानी सदर से पावर चली गई पार्लियामेंट के पास और मुल्क का टॉप मैनेजर बन गया एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के पास ही ये सारे ओहदे आ गए, यानी डिफेंस, आपका न्यूक्लियर, ये सब कुछ। तो याद रहे कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी वहीं पर खड़ी है और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड उसका एक हिस्सा होगी। किस तरह कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का अभी भी जो अल्टीमेट हेड है, अल्टीमेट अथॉरिटी, वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, क्योंकि अभी भी उसी के पास इख्तियार है कि वही आर्मी चीफ लगाएगा, वही एयर चीफ लगाएगा और वही नेवल चीफ लगाएगा, प्रेसिडेंट के मशवरे से या अप्रूवल से या उनकी एडवाइस से। लेकिन उसके बाद जो आर्मी चीफ होगा, जो ऑटोमेटिकली सीडीएफ भी होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो तयन करेगा कि स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर कौन बनेगा। यानी आप देख लें कि सिविलियन ओवरसाइट अभी भी मौजूद है, लेकिन जो ऑपरेशनल डिटेल्स और ऑपरेशनल जिम्मेदारी वो फौज के पास होगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं हुई, पहले भी मामला ऐसे ही चल रहे थे, अब इनको तहरीरी शक्ल दे दी गई है, कानूनी शक्ल दे दी गई है, क्योंकि ज्यादातर काम तो फौज ही कर रही है न्यूक्लियर के हवाले से, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी सिविलियन है जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास है। यानी प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को तो लगाएगा जो कि सीडीएफ बन जाएगा, लेकिन फिर वो सीडीएफ तयन करेगा कि किसको कमांडर लगाना है स्ट्रेटेजिक कमांड का, और इसलिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज किया गया है, न्यूक्लियर का नहीं किया गया। इसी वजह से ताकि ये तासुर अभी भी रहे कि जो अल्टीमेट जो न्यूक्लियर अथॉरिटी है वो सिविलियंस के पास है, लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो इफेक्टिव कंट्रोल है अब वो आर्मी के पास चला गया है। और इस तरमीम के बाद भी क्या हुआ है कि जो आर्मी चीफ की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, मतलब आर्मी चीफ भी वही, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही, और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी जिसका ताल्लुक न्यूक्लियर असासों से है उसका कमांडर भी वही लगाएगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी पावरफुल पोजीशन बन चुकी है। और एज अ सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो सारी डिफेंस फोर्सेस यानी एयर फोर्स और नेवी का भी चीफ बन गया है, अल्टीमेट अथॉरिटी है उसके पास। और उस वक्त हमने ये भी डिस्कस किया था कि इससे कुछ एम्बिग्विटीज पैदा होने का खदशा है, मतलब जो ऑपरेशनल फ्रीडम होती है हर इदारे की, जैसे नेवी की अपनी ऑपरेशनल फ्रीडम है जो कि नेवल चीफ डिसाइड करता है, और एयर फोर्स की अपनी फ्रीडम जो कि एयर चीफ डिसाइड करता है, तो वो अब आर्मी चीफ के पास चली गई है अल्टीमेट अथॉरिटी। पहले भी जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ था वो आर्मी का ही होता था, अब वो आर्मी चीफ को उन्होंने बना दिया, यानी एक पोस्ट कम करके आर्मी चीफ को ही वो ओहदा दे दिया है, जो सारी फोर्सेस के दरमियान इंटीग्रेशन का काम करता है कि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो सीमलेस हों। यहाँ पर जो इसके हक में हैं लोग, उनका ये कहना है कि इससे आर्मी के दरमियान जो एक कोहेजन है, जो इंटीग्रेशन है और ऑपरेशनल सिनर्जी है वो बेहतर होगी और डिसीजन मेकिंग क्विक होगी आजकल के मॉडर्न थ्रेट परसेप्शन में। यानी उनके ख्याल में आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर की ये डिमांड है कि जंग के वक्त अप्रूवल्स का टाइम कम किया जाए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पहले एयरफोर्स के पास जो ऑपरेशनल फ्रीडम थी, अब एयर चीफ को भी पहले सीडीएफ से मशवरा करना होगा अगर कोई कैंपेन उन्होंने लॉन्च करनी है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। लेकिन इसके हामियों का ये कहना है कि सिर्फ एक बंदे से आपको अप्रूवल चाहिए होगी और फिर आप सारा काम कर सकते हो, बीच में कोई एम्बिग्विटी नहीं रही। लेकिन इससे एक ये भी मसला क्रिएट हो सकता है, वो जो सीडीएफ और आर्मी चीफ की पोस्ट है और उसके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी होगी और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास होंगी, यानी एयर चीफ भी उससे अप्रूवल ले रहा होगा, नेवल चीफ भी उससे अप्रूवल ले रहा होगा, और जो स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर है ये जो अभी तैनात किया गया है वो भी सीडीएफ से अप्रूवल ले रहा होगा। तो सीडीएफ एक निहायत चैलेंजिंग पोजीशन भी बन सकती है जो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है, और ये कि न्यूक्लियर असासों का जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो भी सीडीएफ के पास है। और इन तीनों के अलावा जो एक चेयरमैन
ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करता था उसको इक्वेशन से निकाल दिया, जो कि बहुत से मुल्कों में है। भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, बहुत से मुल्कों के स्ट्रक्चर में जो तीनों फोर्सेस के दरमियान इंटीग्रेशन का काम करता है वो एक अलहदा कमांडर होता है। और जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका में वो अक्सर नेवी से होता है, इंडिया में वो आर्मी से होता है, और पाकिस्तान में भी आर्मी से ही होता था, जिसको अब CDF की शक्ल दे दी है। और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। तो अब आपको समझ लगी होगी कि अल्टीमेट अथॉरिटी अभी भी सिविलियन हुकूमत के पास रखी गई है, क्योंकि लॉ में अभी ऐसी चेंज नहीं की गई कि प्राइम मिनिस्टर से इख्तियारात ले लिए जाएं। हाँ, ये जरूर किया है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी तो उसके अंडर ही है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर, लेकिन उसके अंदर एक और मिलिट्री के अंदर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बना दी है, जो कि ऑपरेशनल कंट्रोल जिसके पास होगा वो आर्मी के पास है। और वॉर लाइक सिचुएशन में जब सबकी मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें भी हेड प्राइम मिनिस्टर ही होगा अल्टीमेटली। और अगर स्ट्रेटेजिक असासों के हवाले से कोई फैसला करना है वो भी सबकी मुशावरत से ही होगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड अथॉरिटी के हवाले से एक ये भी कंसर्न सामने आता है कि जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज होती हैं उनका ताल्लुक ना सिर्फ आर्मी से होता है बल्कि नेवी से भी होता है और एयरफोर्स से भी होता है। और इस हवाले से एक पूरी न्यूक्लियर ट्रायड होती है आपकी, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यानी न्यूक्लियर ट्रायड आपके हर जगह पर स्ट्रेटेजिक असासे, यानी अगर आपने एयरफोर्स के जरिए ये अटैक करना है या नेवी के जरिए करना है या मिलिट्री के जरिए करना है, मिसाइल्स वगैरह के जरिए, तो उसमें भी हर एक की अपनी एक फ्रीडम होती है। यानी आपके स्ट्रेटेजिक असासों के जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो तीनों सर्विसेज के दरमियान स्प्रेड हैं। और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड क्या करेगी कि तीनों फोर्सेस के दरमियान जो स्प्रेड हुए हैं आपके असासे, उनको इंटीग्रेट कर देगी ताकि इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस बेहतर हो जंग की सिचुएशन में। लेकिन एंड पे यही समझ आता है कि पूरी आप अगर शेप ड्रॉ करें तो अल्टीमेट अथॉरिटी CDF के पास ही जाकर खत्म होती है, चाहे वो मिलिट्री की तीनों शाखों का कोई भी ऑपरेशनल मामला हो या फिर स्ट्रेटेजिक असासों से रिलेटेड। और यहाँ पर आपके अहम असासों से रिलेटेड एक और फोर्स भी बनाई गई है, आर्मी कमांड रॉकेट फोर्स। वो भी एक अलग कमांड बनाई गई है जो सेपरेटली पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स और रॉकेट्स को डेवलप करेगी और मैनेज करेगी। और इसमें भी ज्यादा किरदार आर्मी का ही होता है। लेकिन जब उसकी इंटीग्रेशन की बात आती है एयरफोर्स से या नेवी से, तब आपको ज्वाइंट वर्किंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे काम पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कर रहा था, अब वो CDF करेगा। पहले 2 बंदे थे, अब वो 1 बंदा हो गया है। और पहले जो रोल्स थोड़े से डिवाइडेड थे, अब अथॉरिटी ज्यादा एक बंदे को दे दी गई है और उसके शोल्डर्स पर एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यानी फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक या न्यूक्लियर असासों से रिलेटेड पहले आर्मी चीफ रिस्पॉन्सिबल नहीं था, सारे चीफ्स रिस्पॉन्सिबल थे। सबकी ऑन पेपर तकरीबन बराबर जिम्मेदारी थी, वो अब CDF आर्मी चीफ के पास चली गई है। लेकिन ऑब्वियसली जो नीचे ऑपरेशनल डिटेल्स और ऑपरेशनल कंट्रोल है वो हर कमांडर का अपना अपना है। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी CDF की। और मिलिट्री की तकरीबन हर पावरफुल पोस्ट की अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी अब CDF के पास ही है, जो वो प्राइम मिनिस्टर को देगा। लेकिन आर्मी चीफ जो CDF बनेगा वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेगा। और डेफिनेटली ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि किस तरह इन तीनों इदारों के दरमियान जो इंटीग्रेशन है वो बेहतर होती है वॉर लाइक सिचुएशन में, और क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। और जो समझदार मुल्क हैं वो हमेशा यही करते हैं कि इवॉल्व करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं काम करी तो उसको अमेंड कर देते हैं। अभी फिलहाल ये एक नई अमेंडमेंट सामने आई है और इसका आउटकम क्या निकलता है ये वक्त बताएगा कि इसमें सिविलियन कंपोनेंट है, आपके साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इसमें आपकी आर्मी है, फिर आपकी एयरफोर्स है और आपकी नेवी है। ये सारे किस तरह मिलकर काम करते हैं एक कमांडर के अंडर, जो कि पहले किसी हद तक एक स्प्रेड आउट सिस्टम था। इस हवाले से हमने डिस्कस किया था कि किस तरह भारत अपनी मिलिट्रीज के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कायम करने की कोशिश कर रहा है और वो किस तरह स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड थिएटर्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पाकिस्तान सेंट्रिक थिएटर, ओशियन सेंट्रिक थिएटर और चाइना सेंट्रिक थिएटर, उसमें तीनों फोर्सेस को उन्होंने कंबाइन करना है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। समंदरों वाली साइड पे ऑब्वियसली नेवी का किरदार ज्यादा होगा, पाकिस्तान वाली साइड पे नेवी का भी होगा, एयरफोर्स का भी होगा, आर्मी का भी होगा। चाइना वाली साइड पे शायद उनको नेवी की इतनी जरूरत नहीं होगी और वहां ज्यादा किरदार आर्मी और एयरफोर्स का होगा। तो भारत इस तरह इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड्स पर काम कर रहा है कि स्पेसिफिक आपके इंटीग्रेटेड थिएटर्स बना दिए जाएं हर एरिया के डिफरेंट,
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान ने ये जो नया सिस्टम बनाया है 27वीं तरमीम के बाद, जिसमें CDF को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है और ये कहकर कि इससे इंटीग्रेशन बेहतर होगी, आप क्या समझते हैं कि इससे आर्म फोर्सेस के दरमियान इंटीग्रेशन बेहतर होगी या इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं, यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं। एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियाँ और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।